हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेट एट 1। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए सेलेक्टेड हिस्ट्री यानी कि इतिहास के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं, इस फैक्ट से अवेयर हैं कि आपका जो एग्जाम हो यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है, तो आपका जो क्वेश्चन का लेवल है दैट शुड बी ऑफ यूपीएससी लेवल। और यहाँ पे आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे, हम उन सभी क्वेश्चन के पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिनसे आप अदर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, दिए गए विदेशी यात्रियों को सही क्रम में लगाइए। आपके सामने जितने भी ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा यात्री पहले आया था और कौन सा उसके बाद। ऑप्शन नंबर 1 है आपका हेलियोडोटस, ऑप्शन नंबर 3 है आपका इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर 3 है आपका बारबोसा और ऑप्शन नंबर 4 है आपका इत्सिंग। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सबसे पहले हेलियोडोटस आए थे, उसके बाद इत्सिंग, उसके बाद आए थे इब्न बतूता और उसके बाद आए थे बारबोसा। अब इनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट का आपको याद रखना है गाइस। एक चीज और कि जितने भी विदेशी यात्री हैं, जैसे ह्वेन सांग हुए, आपका इब्न बतूता, इत्सिंग, इन सब का आपको याद रखना है। प्लस किस राजा के शासनकाल में आए थे, कौन सी सदी में आए थे और इन्होंने अपनी यात्रा में किस चीज का वर्णन किया, ये चीजें आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशन में देखेंगे। तो आज की ये जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जो भी बच्चे यूपी पीसीएस, सुपर टेट, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, बीडीओ या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जैसे कि रेलवेज हो गया आपका, ठीक है, या फिर एसएससी हो गया, उसके लिए भी इक्वली यूजफुल होगी। तो चलिए पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन आपका हेलियोडोटस। तो हेलियोडोटस, हेलियो जो डॉटस थे, ये भागभद्र थे, शुंग वंश के शासक, उनके शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट है आपका इब्न बतूता। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। बारबोसा आए थे आपके कृष्णदेव राय के शासनकाल में और इत्सिंग आपके 9वीं सदी में आए थे और इन्होंने अपनी यात्रा में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे जो आपको इस क्वेश्चन से जानना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पानीपत का युद्ध, ऑप्शन नंबर 2 है आपका खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर 3 है आपका चंदेरी का युद्ध और ऑप्शन नंबर 4 है आपका घाघरा का युद्ध। तो यहां से आपको जानना जरूरी है कि जिहाद का नारा दिया था बाबर ने खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में क्या हुआ था कि जब बाबर ने आक्रमण किया था, तो आक्रमण करने से पहले इन्होंने जिहाद कहा था और जिहाद की इनकी जो युद्ध की नीति थी, जो रणनीति थी, उसको देखकर इन्हें गाजी की उपाधि से नवाजा गया था और उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध के बाद। अच्छा, कभी पूछ लिया जाता है कि गाजी का अर्थ क्या होता है, तो गाजी का जो अर्थ होता है वो होता है काफिरों का सरदार। तो काफिरों का सरदार, एक इसका अर्थ और है सरों का सरदार। तो जो सरों का सरदार है, इसका नाम इन्हें क्यों दिया गया, इसकी उपाधि क्यों दी गई गाइस, इसलिए क्योंकि इन्होंने युद्ध में जितने भी राजपूत थे उनका धड़ से सर अलग कर दिया और उसका एक टीला बना दिया, यानी कि राजगद्दी टाइप की बना दी और उस गद्दी के ऊपर जाकर ये बैठ गए और इसी के कारण इनका जो नाम था, इनकी जो उपाधि थी वो गाजी की दी गई। नेक्स्ट है आपका पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का जो युद्ध था वो काबुलों के साथ में लड़ा गया था और इन्होंने क्या किए थे, काबुलों को चांदी के सिक्के बंटवाए थे और साथ ही साथ पानीपत के युद्ध के बाद ही बाबर ने काबुली बाग नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। और एक चीज और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कि जो काबुली बाग मस्जिद थी वो सबसे पहले मस्जिद थी जो बाबर द्वारा या मुगलों द्वारा बनाई गई थी, यानी कि इससे पहले किसी भी मुगल ने यहाँ पर भारत में आकर कोई भी मस्जिद का निर्माण नहीं किया था। काबुली बाग मस्जिद ऐसी पहली मस्जिद थी जो मुगलों द्वारा बनाई गई थी। तो नेक्स्ट है आपका चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी की जो युद्ध थी वो इसके लिए एक ट्रिक है जो आप याद कर सकते हैं। ट्रिक बहुत ही इजी है और ट्रिक आई होप आपको अच्छी भी लगेगी। आपको याद रखना है पी कर CM गा, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, पी से हो गया पानीपत का युद्ध, सी से हो गया चंदेरी का युद्ध और जी से हो गया घाघरा का युद्ध। तो जो पी है आपका पानीपत का युद्ध काबुलों के खिलाफ लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के अगेंस्ट लड़ा गया था। जो घाघरे का युद्ध था वो अफगानों के खिलाफ लड़ा गया था। तो इस तरीके से ट्रिक की हेल्प से आप याद कर सकते हैं कि कौन सा युद्ध किसके अगेंस्ट लड़ा गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस की 1907 की सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन नंबर 1 है आपका लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 2 है आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 3 है आपका रास बिहारी घोष और ऑप्शन नंबर 4 है आपका गोपाल कृष्ण गोखले।
तो सही आंसर आपका जो निकल कर आता है वो है रास बिहारी घोष। अच्छा, लाला लाजपत राय के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं, जैसे आपके एसएससी में पूछा जा चुका था कि केसरे हिंद किसे कहा जाता है, तो वो है आपके लाला लाजपत राय। वयोवृद्ध जो नेता है उन्हें हम दादा भाई नौरोजी के नाम से जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जो है राजनीतिक गुरु हुआ करते थे गांधी जी के। तो ये सारी चीजें हम बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए जानना, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सूरत का अधिवेशन था, ठीक है ना, सूरत के अधिवेशन के बाद कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी। तो 2 दल कौन से थे, एक था गरम दल और दूसरा था एक नरम दल। तो गरम दल में उग्र नेता हुआ करते थे और जो नरम दल था इसमें शांत स्वभाव के नेता हुआ करते थे, ठीक है ना। तो कुछ समय के बाद दोनों का आपस में विलय हो गया, दोनों ने आपस में सहमति कर ली और विलय हो गया। तो 1916 में जाकर गरम दल और नरम दल में विलय हुआ, दोनों की आपस में सहमति हुई और सूरत का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, और अंबिका चरण मजूमदार जो थी इनकी अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद जो ये जो आपका 1907 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, पर जो 1916 में जब दोनों गरम दल और नरम दल जब दोनों मिले थे, दोनों का जब विलय हुआ था, उस जो समय जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं। अगला प्रश्न है आपका गलत कूट को छाटिए। पहला है आपका खिलाफत पार्टी 1919, दूसरा है आपका स्वराज पार्टी 1922, तीसरा है आपका मुस्लिम लीग 1906 और लास्ट है आपका पूना समझौता 1932। तो जो गलत कूट है आपका वो है सेकंड, स्वराज पार्टी। जो खिलाफत पार्टी थी वो अली ब्रदर्स द्वारा बनाई गई थी और इसमें एक थे मोहम्मद अली और दूसरे थे शौकत अली, और ये उन्होंने बनाई थी 1919 में। जबकि आपकी जो स्वराज पार्टी थी वो 1923 यानी 1923 में बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा, और इसे बनाया गया था उन्होंने इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका पूना समझौता 1932 में हुआ था। तो ये मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी द्वारा हुआ था, दोनों के बीच में समझौता, और इसकी अध्यक्षता की गई थी गांधी जी द्वारा। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका सही मिलान करें। ऑप्शन नंबर 1 है आपका पूना की संधि के साथ में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज। नेक्स्ट है आपका सेकंड बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के बीच। थर्ड है आपका सूरत की संधि रघुनाथ राव व कंपनी के बीच, और फोर्थ है आपका संगोला की संधि राजराज द्वितीय व बालाजी बाजीराव द्वारा। ठीक, अब ऑप्शंस आप देख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन और कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो ये है, सबसे पहले जो हुई थी वो थी पूना की संधि, यानी कि सबसे पहले जो आपका आएगा थर्ड, उसके बाद आएगा आपका फोर्थ, उसके बाद जो हुई थी वो थी फोर्थ वाली, ठीक ना। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट सीक्वेंस निकल कर आता था वो है सी, ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको जानना जरूरी है कि पूना की संधि किस किस के बीच हुई थी। ये चीज अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, और आपको ये लर्न करना है कि कौन सी संधि में किस दो लोगों के बीच में संधि हुई थी। जैसे पूना की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी, सूरत की संधि रघुनाथ राव व कंपनी के बीच में हुई थी, और संगोला की जो संधि थी वो राजराज द्वितीय बालाजी बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। यानी कि जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से निकल कर आता है वो है कि पूना की जो संधि थी वो हुई थी रघुनाथ राव व कंपनी के बीच में। सेकंड, बेसिन की जो संधि थी वो हुई थी बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। थर्ड जो है सूरत की संधि वो हुई थी राजराज द्वितीय व बालाजी बाजीराव के बीच, और लास्ट है आपकी संगोला की संधि, ये हुई थी बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका एका ब्राह्मण किसे कहा गया। एका ब्राह्मण मीन्स एक ब्राह्मण, ठीक है, एकमात्र ब्राह्मण जिसके अंदर सारी क्वालिटीज होती है ब्राह्मण की, ठीक, मांस मदिरा से दूर रहना, ठीक है, सत्य बोलना, अच्छा शुद्ध आचरण करना, शुद्ध वस्त्र पहनना, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक माने जाते थे पहले के ब्राह्मण के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जिसके अंदर बताए गए थे वो थे सातवाहन वंश के एक वंशज जिनका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी।
तो यहाँ से आपको याद रखना है। पुष्यमित्र शुंग कौन थे, आपको ऑप्शंस के बारे में भी जानना चाहिए क्योंकि इनसे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग कौन थे, ये थे मगध पर शुंग वंश की नींव रखने वाले और ये ब्राह्मण जाति के थे। तो इन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी को विदिशा में स्थापित किया था। तो ये चीज आपको जाननी चाहिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि पुष्यमित्र शुंग ही वो पहले शासक थे जिन्होंने मगध पर शुंग वंश की नींव रखी थी। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था और ये ब्राह्मण जाति के थे। नेक्स्ट है आपका चाणक्य। तो चाणक्य थे चंद्रगुप्त के सलाहकार, या आप उनको मंत्री कह सकते हैं। दूसरी चीज की उन्होंने बहुत ज्यादा जो कुछ इस टाइप की जो प्रशिक्षण दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को कि आगे चलकर वो एक बहुत ही प्रतापी राजा बने। चंद्रगुप्त का नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी हुआ था और इन्होंने अर्थशास्त्र की जो अर्थशास्त्र था इसकी रचना की थी और ये मौर्यकालीन इतिहास की इन्हें काफी ज्यादा जानकारी इनके लेखों में मिलती है। तो ये थे कुछ कॉमन एस्पेक्ट जो आपके इस क्वेश्चन से जरूरी थे। नेक्स्ट है आपका हाथी दांत। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है हाथी दांत पैमाना कहाँ से मिला। ऑप्शन नंबर 1 है आपका कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 2 है आपका लोथल, ऑप्शन नंबर 3 है आपका हड़प्पा और ऑप्शन नंबर 4 है आपका मोहनजोदड़ो। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है लोथल। लोथल कहाँ है इस समय, तो वो है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। गाइस ये इसलिए भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस आंदोलन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो पहला आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल करी थी। तो अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कहाँ करी थी, तो जो ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं उसी में उन्होंने पहली हड़ताल करी थी। पहला है आपका चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है आपका असहयोग आंदोलन, तीसरा है आपका नमक आंदोलन और चौथा है आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो ये तो हुआ आपका करेक्ट आंसर। और इसी आंदोलन में क्या हुआ था, ये आंदोलन हुआ किस लिए था, ये आपको जानना जरूरी है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके बाद ये जो कंपनी थी उसने अपना बोनस देना बंद कर दिया था मजदूरों को। तो मजदूरों ने वहां पर हड़ताल कर दी थी क्योंकि उनका मानना था कि वो चाहते थे कि बोनस लगातार और चलाया जाए। लेकिन जो मिल के मालिक थे अन्ना जी अब्बा लाल और उनकी जो बहन थी अनुसुईया, उनके कहने पर गांधी जी आए थे अहमदाबाद और वहां उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल करी थी। नेक्स्ट है आपका नमक आंदोलन। जानना जरूरी है कि जो अंग्रेज थे जब भारतीय लोगों को नमक प्रोवाइड करते थे, नमक दिया करते थे, नमक की सप्लाई करते थे, उस टाइम वो कुछ टैक्स लगाया करते थे। तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने दांडी यात्रा करी, पैदल चलकर वो समुद्र तट पर गए, हाथों में नमक लिया और वहां पर उन्होंने घोषणा करी कि हम नमक खुद बनाएंगे और खुद का नमक खाएंगे। ठीक है ना। तो ये था उनका दांडी यात्रा या नमक आंदोलन। और उसके बाद से उन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। इसका मतलब जो विदेशी चीजें थी उसको बहिष्कार किया था कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम आपकी चीजों का बहिष्कार करते हैं। जो हमारी देशी चीजें हैं जिन्हें हम अपने देश में बनाते हैं हम उनका यूज करेंगे। और इसी आंदोलन के बाद यानी नमक आंदोलन के बाद ही आपका सहयोग आंदोलन आया था गांधी जी द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड है और जो आपको जानना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा कूट गलत है, आपको बताना है। पहला है तत्वबोधिनी सभा के साथ में देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है आपका आदि ब्रह्म समाज जो है केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका थियोसॉफिकल नेक्स्ट है आपका रामकृष्ण मिशन के साथ में दयानंद सरस्वती। और लास्ट है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ में कर्नल आलकट। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि तत्वबोधिनी जो सभा थी वो दयानंद सरस्वती जी द्वारा दी गई थी। और सॉरी गाइस, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी इस वजह से हम उस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने करवाया था, यानी दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम नहरें किसके द्वारा बनाई गई थी। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ से पता होने चाहिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया था और सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया था। तो जो सबसे पहले थे जिन्होंने निर्माण करवाया था वो थे आपके गयासुद्दीन तुगलक। सबसे पहले जो नहरों का निर्माण का जो आइडिया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। लेकिन अगर पूछा एग्जाम में कि सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने करवाया था तो वो थे आपके फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना। तो ये दो एस्पेक्ट आपको यहाँ से जानना जरूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुर्तगालियों द्वारा किया जाने वाला कौन सा कार्य नहीं था। यानी आपको बताना है कि जो दिए गए ऑप्शंस में से है ऐसा कौन सा जो ऑप्शन है जो पुर्तगालियों ने अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में शामिल नहीं किया था। ऑप्शन नंबर 1 है आपका तंबाकू की खेती, ऑप्शन नंबर 2 है आपका जहाज निर्माण, ऑप्शन नंबर 3 है आपका प्रिंटिंग प्रेस, और ऑप्शन नंबर 4 है आपका पशुपालन। तो जो करेक्ट आंसर है आपका, जो पुर्तगालियों ने नहीं किया था, जिसका व्यापार नहीं स्टार्ट किया था, वो था पशुपालन। इसके अलावा तंबाकू की खेती, जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, ये सारा पुर्तगालियों की ही देन थी हमारे भारत में पहली बार। ठीक है ना। तो गाइज यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपका वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के रिगार्डिंग कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आती है, या कोई ऐसी चीज है जो आपको इनअप्रोप्रिएट लगती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। और गाइज अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, हमारी मेहनत अच्छी लगती है आप सभी को, तो आप वीडियो को लाइक करें। और अगर चैनल भी अच्छा लगता है तो ऐसी भी वीडियोस आप सभी को और ज़्यादा प्रोवाइड करी जाएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और लगता है आपको कि ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए भी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। ठीक है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बीओ के एग्ज़ाम के लिए ये जो लॉकडाउन हुआ है उसके टाइम को प्रॉपरली यूज़ करें। और ये जो आपका टाइम है जिन्हें आप वेस्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हैं यहाँ पे, तो इस बोरियत को पढ़ाई में कन्वर्ट करें। ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और उनके लिए भी जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।